So welcome to the next lecture of periodic classification of elements. तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, दैट इज एक्टिविटी 5.4, 5.5 और 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हम एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं. देखिए, लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट. तो आपके पास पीरियोडिक टेबल है. आपको प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक टेबल आपको मैंने लेक्चर में दिखाया था. तो डिफरेंट एलिमेंट्स, उनकी नेमिंग ये आपको अपने आप करनी पड़ेगी. ठीक है, आपकी अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल देख के आप सारे के सारे एलिमेंट्स का नाम एक बार प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस करें. सेकंड इज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. देखिए, तो ग्रुप 1 की बात हो रही है यहाँ पर, अल्कली मेटल नहीं हो रहा. तो ग्रुप 1 में देखिए सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन आएगा, उसके नीचे लिथियम है, देन हमारे पास सोडियम है. तो इन तीनों की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं. Z हाइड्रोजन के लिए 1 है, लिथियम के लिए 3 है और सोडियम के लिए 11 है. अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो डिफरेंट शेल्स में हमें इलेक्ट्रॉन डालने हैं. तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आएगा 1s1. ठीक है, 1 जो है वो शेल को डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट शेल के s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन को रखा है. अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए फर्स्ट के s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. उसके बाद सेकंड शेल स्टार्ट होगी, तो 1s2 के बाद आएगा 2s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. अब उसके बाद देखिए सोडियम में 11 है, तो 1s में 2 आएंगे, उसके बाद 2s में 2 आते हैं. और सेकंड शेल में, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में कितने आते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो फर्स्ट में सिर्फ s होता है, सेकंड में s प्लस p होते हैं. ठीक है, p सब शेल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है. तो फर्स्ट शेल के s सब शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में s में 2 आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं. तो देखिए 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2, उसके बाद 2p में 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10. ठीक है, अब सेकंड में s और p आएंगे, तो s और p दोनों कंप्लीटली फिल हमने कर दी. अब हम थर्ड शेल में एंटर करेंगे, तो 3s1, तो 1 हो गया ये फर्स्ट शेल जिसको हम k भी लिखते हैं. ये हो गया सेकंड शेल जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और दिस इज अवर थर्ड शेल. अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हमने लिख दी. अब यहां पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सिमिलैरिटीज क्या हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर वैलेंस कितनी है इसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्योंकि एक ही है तो वही आउटर मोस्ट है, तो ये 1 है. लिथियम के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सेकंड शेल. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1. सोडियम में आउटर मोस्ट शेल है नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है. तो तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, और सिमिलैरिटी ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे ख़त्म होती है, s1 पे. कि चाहे आप 1 का s लो, 2 का लो या 3 का लो, अल्टीमेटली जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s में ही जाएगा, और s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. यहाँ पर कोई n हो सकता है, ये n चाहे 1 हो, 1s1, या n ये 2 हो या 3 हो या 4 हो. तो ग्रुप 1 में ये n चेंज हो सकता है शेल का नंबर, बट s
हमेशा 1 ही रहेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी सेम होती है। तो दिस इज़ द सिमिलैरिटी। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब हम ग्रुप को डिस्कस करते हैं, एक ग्रुप में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगी हमेशा। ठीक है, फिर चाहे आप ग्रुप 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की, 4 की, किसी भी ग्रुप की अगर हम जनरली बात करते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन आपको सेम ही मिलेगी एक ग्रुप में। और देखिए नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5। If you look at the long form of periodic table, you will find that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. तो इनके लिए क्या लिखना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए लिथियम के लिए Z की वैल्यू है 3, बेरिलियम 4 है, बोरॉन की 5, कार्बन के लिए 6 है, नाइट्रोजन के लिए 7 है, ऑक्सीजन के लिए 8 है, फ्लोरीन के लिए 9 और उसके बाद हम नियॉन के लिए लिख सकते हैं दैट इज 10। तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1। अब 4 में क्या होगा, 1s2 तो होगा, अब 2s में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये 2s2 हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड शेल में s को हमने भर दिया, इससे आगे एक और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना हो तो किस में जाएगा, वो p सब शेल में जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो बोरॉन के हैं दैट विल बी 1s2 2s2 2p1। 6 में 1s2 2s2 2p2, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड करते इसमें जाएंगे। नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5 और नियॉन के लिए 1s2 2s2 2p6। तो यहां पर क्या चीज़ आपको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड, डू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, देखिए 2 इज द आउटर मोस्ट शेल, यहां पर भी 2 है। तो सभी के लिए सेकंड शेल ही आउटर मोस्ट है, क्योंकि थर्ड शेल में तो हम एंटर नहीं कर रहे। ठीक है, देखिए सब शेल की बात नहीं हो रही है, आउटर मोस्ट शेल मतलब 1 या 2 या 3 या 4। तो आउटर मोस्ट नंबर क्या आपके पास 2 है, फिर चाहे वो 2s हो या 2p हो। तो आउटर मोस्ट शेल इन सब के लिए सेकंड शेल है। तो सेकंड शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को वैलेंस कहा जाएगा। तो लिथियम के सेकंड शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में कितने हैं 2 हैं, बोरॉन में 3 हैं, कार्बन में 4 हैं, नाइट्रोजन में 5 हैं, ऑक्सीजन में 6 हैं, फ्लोरीन में 7 हैं। नियॉन के आउटर मोस्ट में वैसे तो बोलने के लिए 8 हैं, पर इसकी वैलेंस 0 होती है क्योंकि नियॉन नॉर्मली कंबाइन नहीं करता। दीज आर इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैस का मेंबर है। तो ये हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब सेकंड उसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। क्या नंबर ऑफ शेल्स सब में बराबर हैं। देखिए लिथियम की बात करें तो यस, कितनी शेल्स हैं 1 और 2, 2 शेल्स हैं। तो यहां पर अगर आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स कितनी हैं, तो लिथियम में भी 2 शेल हैं, बेरिलियम में भी 2 हैं 1 और 2, बोरॉन में भी 1 और 2, कार्बन में 1 और 2। तो सब में नंबर ऑफ शेल्स बराबर हैं। इसका मतलब कि जब आप लेफ्ट से राइट एक पीरियड में जा रहे हैं, देखिए लिथियम पे हमारा सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है और सेकंड पीरियड नियॉन पे जाके ख़त्म होता है। तो जब आप एक पीरियड में चलते हैं लेफ्ट से राइट पे, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ शेल तो सेम रहती हैं, नंबर ऑफ शेल ऐड नहीं होती जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पर उसी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कि जैसे
सेकंड पीरियड स्टार्ट ही सेकंड शेल से होता है। तो सेकंड पीरियड का जो पहला मेंबर है उसमें सेकंड शेल में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सेकंड शेल में दूसरा, फिर तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल आपने देखा कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल 8। इसीलिए सेकंड पीरियड में मेंबर भी कितने हैं? टोटल 8। ओके, तो सेकंड शेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन से भरना स्टार्ट किया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से वैलेंस भी 1 से बढ़ते बढ़ते 8 तक गई। तो अलोंग द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, बट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है, और अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट इज, जो आपको मैंने 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि पीरियोडिक टेबल में हम जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं उसकी एडवांटेज क्या है, क्या हमें बेनिफिट उसके होते हैं। फर्स्ट इज टू स्टडी द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्योंकि जब एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखा जाएगा तो आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले आपको एक ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे तो उनको स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सेकंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट करना आसान हो जाता है। ओके, कि फर्स्ट ग्रुप को सेकंड ग्रुप से कंपेयर करना है या फर्स्ट को थर्ड ग्रुप से कंपेयर करना है, तो आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं। ओके, तो उसके बेस पे आप एक आइडिया भी डेवलप कर सकते हो कि अगर लेफ़्ट से राइट जाने में ये प्रॉपर्टी अगर इस तरह से वेरी कर रही है तो दूसरी प्रॉपर्टी कैसे वेरी करेगी, ये आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और आप प्रॉपर्टीज़ को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, टू नो द टाइप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड दैट डिफरेंट एलिमेंट्स कैन फॉर्म, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को तरीके से अरेंज किया गया है, उनकी वैलेंस लेफ्ट से राइट जाएं तो चेंज होती है, टॉप से बॉटम आए तो सेम रहती है। तो कौन सा एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह का कंपाउंड बनाता है, कि किसके ऑक्साइड RO जैसा कंपाउंड बनाएंगे, किसके R2O बनाएंगे, किसके RO2 बनाएंगे। ठीक है, तो द टाइप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स दैट डिफरेंट एलिमेंट्स कैन फॉर्म, कि डिफरेंट एलिमेंट्स किस किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो OH2, जिसको आप H2O लिखते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको H2O ही लिख लेते हैं हम, एक ही बात है वैसे की। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बनाती है H2O। ऑक्सीजन के नीचे कौन सा मेंबर आता है पीरियोडिक टेबल में? सल्फर। उसके साथ बनता है H2S। उससे नीचे क्या आता है? सेलेनियम। ठीक है, तो H2SC, फिर H2 टेलुरियम। तो ये डिफरेंट, तो मतलब ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सारे क्या हैं? एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो सब के साथ 2 ही हाइड्रोजन कंबाइन हो रही हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप बात करते हैं अल्कली मेटल्स की, तो लिथियम क्या बनाता है? LiOH, सोडियम बनाएगा NaOH, उसके नीचे पोटाशियम बनाएगा KOH, फिर रुबिडियम बनाएगा RbOH, सीजियम बनाएगा CSOH। तो इनके हाइड्रोक्साइड एक ही तरीके के हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक का प्रोडक्ट पता है कि लिथियम कैसा बनाता है, LiOH बनाता है, तो आप बोल सकते हो कि सोडियम भी NaOH ही बनाएगा, क्योंकि वो उसी ग्रुप का मेंबर है। तो इस तरह से जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीटी मीन्स पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट्स। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर्स पे। सेकंड, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, 12 पीरियड्स थे। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज,
ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। मेंडलीव ने एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं कर रही थी उनको भी एक ही ग्रुप में कुछ रख दिए थे। ठीक है, तो एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप रख दिए थे। गलती थी, बट आज जो हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं उसमें ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है। फिर मेंडलीव के टाइम पे भी नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, क्योंकि उसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है और एटॉमिक वेट आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं, तो आइसोटोप्स के लिए तो अलग अलग जगह होनी चाहिए थी उसके पीरियोडिक टेबल में, पर नहीं थी। पर आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस फैक्ट को सपोर्ट तो करता है कि आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, पर हमारे पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपके 3 आइसोटोप हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए हैं, तो उनको 3 अलग अलग जगह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है और हम एटॉमिक नंबर पे काम कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन को ही लिखने से काम चल पड़ता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स को हम रिकॉग्नाइज तो करते हैं, पर पीरियोडिक टेबल में इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता। आज जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हम क्यों लिख पाए? क्योंकि हमें Z की वैल्यू पता है। ठीक है, तो Z बेसिकली क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पता है, इसीलिए हम ये बता पाए कि किस एलिमेंट में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में कितने आएंगे, तो मतलब उसके एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो तभी बता पाए जब हम एटॉमिक नंबर से रिलेट करेंगे। पर एटॉमिक वेट को तो आप एटम स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं कर सकते ना, कि किसी एटम का भार कितना है, वेट कितना है, उससे उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये पता नहीं लग सकता। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर पाया क्योंकि एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उससे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। तो ये इसके बेसिक जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने कि वाई आर द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स गिवन अ सेपरेट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि आज के पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स को भी नीचे हम एक अलग कॉलम पीरियड बना के रखते हैं, एक्टिनाइड्स को भी एक अलग पीरियड में रखते हैं। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, इनको डी ब्लॉक के साथ हम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अगर 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड में है, 14 एक्टिनाइड्स में, इनको अगर आप डी ब्लॉक के साथ रखते हॉरिजॉन्टली तो पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अभी आपके पास लेफ्ट में एस ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है, फिर हमारे पास पी ब्लॉक है। ओके, और यहाँ नीचे हमारे पास होते हैं एक्टिनाइड, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अगर इनको भी यहीं पे डालना है तो ये इतनी विड्थ है ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। मतलब आपका फिर पीरियोडिक टेबल एस, फिर उसका डी, फिर उसका दी एफ, फिर जाके पी, तो ये इतना लेंथी बनता है। ये 10 डी वाले होते और ये 14 जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं उनके होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल इतना लंबा हो जाता, वे टू वाइड, कि आपके ये पेज के ऊपर फिट ही नहीं होता। इसलिए इन दोनों को हमने सेपरेटली नीचे प्लेस किया है। दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, कोई साइंटिफिक इसका रीज़न नहीं है। तो अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम ट्रेंड्स को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ट्रेंड्स से हमें पता लगता है कि कोई एक प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट जाने में कैसे चेंज होती है या टॉप से बॉटम आते हुए कैसे चेंज होती है। इन प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होगी। ओके, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ग्रुप के टॉप वाला एलिमेंट ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या बॉटम वाला करेगा। क्या टॉप पे रखा एलिमेंट ज़्यादा एसिडिक होगा या बॉटम पे रखा हुआ एसिडिक होगा। बेसिसिटी कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको स्टडी करने के लिए हमें
पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप ये अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आप ये समझ ले कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ज़ीरो है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मेजर्स इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे कंबाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, इट्स डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो अभी मैंने प्रीवियस केस में आपको समझाया था वैलेंसी क्या होती है, कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ, वैलेंस शेल हो गया आउटर मोस्ट शेल, इसको वैलेंस शेल कह दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। और वैलेंसी क्या हो गई, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहां नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, पर वैलेंसी इसकी क्या होगी, वैलेंसी इसकी होगी 3, क्योंकि वैलेंसी का मतलब है कॉम्बिनेशन क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों करता है, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि एलिमेंट्स कंबाइन टू अचीव स्टेबिलिटी, चाहे आयनिक बॉन्ड बने, चाहे कोवलेंट बॉन्ड बने, किसी भी तरीके का बॉन्ड बने, अल्टीमेटली बॉन्डिंग इज टू गिव स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी को नॉर्मली हमने करना क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, दैट इज 8। ठीक है, तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 5, पर जो इसकी वैलेंसी है दैट इज 3, क्योंकि 5 ऑलरेडी हैं, इसको कितने और चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, 3। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें या किसी के साथ शेयर कर लें तो 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए नाइट्रोजन क्या बनाता है, NH3 बनाता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके इसको वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए। देखिए ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरी हाइड्रोजन और ये तीसरी हाइड्रोजन। तो अब अगर नाइट्रोजन के गिने जाएं, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, तो नाइट्रोजन के पास टोटल 8 हो गए। ठीक है, तो इसकी जो एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स है वो कितनी है, कितनों से कंबाइन कर रहा है, 3 से ही कंबाइन कर रहा है ना, तो वैलेंसी क्या हुई 3। तो ये ध्यान में रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कि कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी क्या होती है, तो कार्बन क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं और वैलेंसी भी 4 होती है, इसलिए ये क्या बनाता है CH4 जैसे कंपाउंड, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है, पर अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, पर 6 में कितने ऐड करेंगे कि 8 हो जाएं, 2, तो उसको 2 और के साथ कंबाइन करना होता है ताकि उसके 8 पूरे हो जाएं, इसलिए ऑक्सीजन H2 जैसे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, दैट इज क्लियर। तो यहां से अब देखिए एक एक्टिविटी हमारे पास है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है इसको हम देखते हैं। देखिए किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हमने प्रीवियसली जो लिखी थी लिथियम से लेकर नियॉन तक, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, अब उसी चीज़ को
फिर से हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए रैंडमली मैं लेता हूँ, लिथियम ले लिया, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s1, कार्बन की 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 है, ऑक्सीजन की है 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंसी की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नहीं कर रहे। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल कौन सी है लिथियम की, सेकंड शेल। सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एस में एक है, और एस में अगर एक है, एस को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए उसको, एक और चाहिए। ओके, तो ये इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 1। तो ग्रुप 1 का मेंबर है लिथियम, ठीक है। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। वैसे अगर आप ग्रुप 2 ले लेते हैं, उसकी वैलेंसी 2 आती है। फिर हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल कैसी है, सेकंड शेल। अब 2s भरा हुआ है, 2p में सिर्फ 2 हैं, 2p में टोटल कितने आ सकते हैं, 6, मतलब 4 की और रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वैलेंसी 4 है। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल 2 है, और 2 में दिस इज 2s2, तो 2 का s भरा हुआ है, p में 3 है, 3 और आ सकते हैं, 3 और आ सकते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में s में 2 है, p में 4 है, तो p में 2 और आ सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैलेंसी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के। तो ग्रुप 1 की 1 होती है, ग्रुप 2 की 2 होती है। फिर डी ब्लॉक को छोड़ देते हैं, ग्रुप 13 की 3, ग्रुप 14 की 4, ग्रुप 15 दैट इज नाइट्रोजन। अब तो 4 से फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, 3। ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, इसका 2। ग्रुप 17 दैट इज हैलोजन फैमिली, 1। और ग्रुप 18 0, नोबल गैस, किसी से कंबाइन करने की टेंडेंसी नहीं रखती। तो ये मत बोलना उनकी वैलेंसी 8 होती है, उनकी वैलेंसी 0 होती है, उनकी कोई कंबाइनिंग टेंडेंसी नहीं होती। स्टिल वो कभी कभी कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, बट अभी वो एक्सेप्शन केसेस हैं, ठीक है, उन केसेस को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 18 इनके लिए वैलेंसीज क्या है। डी ब्लॉक के लिए हम वैलेंसी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें इतना सिंपल नहीं है वैलेंसीज, बहुत टिपिकल केसेस हैं, मल्टीपल वैलेंसीज भी शो होती हैं। अब नेक्स्ट इस पार्ट का क्या है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12। देखिए मैग्नीशियम Z इज इक्वल टू 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए, 10 हो गए। अब उसके बाद क्या जाएगा, 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसमें, अब 3 इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी भी 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, ठीक है। तो वही बात होगी, मैंने अभी आपको कहा कि ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होती है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2। तो दिस इज द वैलेंसी। एंड एटॉमिक नंबर 16 सल्फर, तो सल्फर किसका है, एटॉमिक नंबर 16 होगा, पर सल्फर बेसिकली ऑक्सीजन फैमिली का है, तो सल्फर ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, उसकी भी वैलेंसी 2 होती है। देख लेते हैं कैसी होती है। तो सल्फर के लिए इन्होंने लिख दिया है Z इज 16, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। फिर 3s2, उसके बाद 3p, अब देखिए 3p में कितने आएंगे, 4। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 3। अब 3 का s भरा हुआ है, 3 के p में 4 हैं, तो उसको कितने और चाहिए p को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ 2, ठीक है।
अब आप बोलेंगे कि एस में तो आपने कुछ नहीं कहा कि यहाँ कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, एस में तो 2 थे, एस तो कंप्लीट था, फिर वैलेंसी 2 क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम एस तो भरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लूज तो कर सकता है ना। मेटल्स का काम क्या होता है? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, तो 2 लूज कर रहा है ना, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए वैलेंसी 2 है। सल्फर आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, सल्फर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, शेयरिंग होगी। पी में 4 ऑलरेडी हैं, 2 और चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, मतलब थर्ड में टोटल 8 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। थर्ड में टोटल 4 + 2 6 है, 2 और चाहिए। तो 2 और कहाँ से आएंगे? शेयरिंग से। शेयरिंग कितनों की करनी पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी यहाँ पे 2 है, जबकि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 + 2 6। तो ये ध्यान रखना है आपने कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स, उनका थोड़ा डिफरेंट होती है वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही वैलेंसी होती है, जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी। पर नॉन मेटल्स में जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी नहीं होती, वहाँ पर शेयरिंग होगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ये काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी फर्स्ट 20 में से मेजॉरिटी की तो मैंने आपको बता दी है। जो ग्रुप 2 में आएंगे उनकी वैलेंसी 2 होगी, जो 3 में आएंगे उनकी 3 होगी, जो 13 में आएंगे उनकी 3 होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड? लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है? 1 से 2 में बढ़ रही है, 13 14 तक बढ़ी, उसके बाद कम होती गई। तो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट से राइट जाने में पहले वैलेंसी बढ़ती है, मिडल में आके मैक्सिमम तक पहुँचती है, उसके बाद फिर से डिक्रीज करती है। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप जाने पे मैंने आपको क्या बताया? तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 ही रहेगी फिक्स। तो डाउन द ग्रुप जाने पे वैलेंसी वेरी नहीं करती। ओके, तो दैट इज द एक्टिविटी। और चलिए आपके लिए सरप्राइज, यहाँ पे इस टेबल में एटॉमिक नंबर 11 से लेके 18 तक तो दिया गया है। यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम दिए गए हैं। अब ऑर्बिटल डायग्राम तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए 3s को एक इस तरह से आप एक स्क्वायर बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करें। तो जब आप लिखते हो 3s, तो 3s में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऐसे अपवर्ड लिखते हैं इसको हम, और एक को डाउनवर्ड, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है। p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 6 के लिए हम क्या बनाएंगे? 3 बॉक्सेस बनाएंगे, क्योंकि एक बॉक्स में 2 से ज़्यादा नहीं रखने हैं, ठीक है। ये आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हैं ये बॉक्सेस। तो p में टोटल आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे और 2 यहाँ जाएंगे, ये भर गया। तो वैसे देखिए सोडियम में क्या था? 3s1 है। मैग्नीशियम में एक और आया तो s भरा पहले। एल्यूमिनियम एक और आया, अब p भरना स्टार्ट हुआ। पहले p के फिर 3 भरे जाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये इनकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी गई है। ओके, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। स्टिल आपको डाउट हो तो आप अपने टीचर से एक बार पूछ सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिक नॉलेज के लिए। एंड इवन अगर आपको फिर इसमें कोई डाउट आता है, सो वी कैन डू अनदर लेक्चर ऑन दिस, ओके, अ लिटिल इन एडवांस्ड। Now let's move to the second property, that is atomic size. अब देखिए एटॉमिक साइज बेसिकली होता क्या है? क्या एटम का कोई साइज होता है? अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम में आप जानते हैं कि एटम में क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो क्या कोई बाहर एक दीवार जैसी चीज़ होती है? क्या आप बोलो कि हाँ यहाँ से एटम स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एटम खत्म हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने नाप लिया, दिस इज द रेडियस ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम। तो क्या आप ऐसा बता सकते हैं ऐसी कोई फिक्स कोई दीवार जैसी चीज़ हो? नहीं होती। तो मतलब एटम में जो चीज़ हम जानते हैं दैट इज ओनली इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते मैक्सिमम कितने बाहर तक जाते हैं, इसका हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं मेजरमेंट में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है
और इलेक्ट्रॉन को कहा गया कि बेटा इसके बाहर नहीं जाना, यहीं तक रहो, ठीक है, और वो तुम्हारा एटम का साइज़ है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है दिया हुआ, सेंटर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रेड कलर का जो ये क्लाउड है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो एक क्लाउड, जैसे आपने देखा होगा कभी मधुमक्खियाँ एक जगह पे बहुत ज़्यादा अगर घूम रही हों तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं उनके, तो इस लाइक के सेंटर में कोई चीज़ है, उसके चारों तरफ मधुमक्खियाँ घूम रही हैं। सेम वही चीज़ है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता कितना बाहर तक जाता है, एक अप्रॉक्सीमेट ये जो डिस्टेंस है, तो इसमें अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करें तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ दैट एटम, ठीक है। और आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, शायद नहीं भी पढ़ी होगी तो पढ़ लेते हैं, कि रेडियस ऑफ एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा होता है एटम, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो एटॉमिक साइज को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, इट रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, कि एटम का रेडियस कितना है, उसी से उसके साइज का पता चलता है, ओके। तो एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि हमें हार्डली पता है कहाँ पर सेंटर होगा, बट स्टिल यहाँ से लेके आउटर मोस्ट शेल, एक आइसोलेटेड एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। अब बोलेंगे आप आउटर मोस्ट शेल, आइसोलेटेड एटम क्यों चाहिए, क्योंकि जब एटम इकट्ठे होते हैं, एक एटम है, फिर दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, मिलियंस ऑफ एटम्स इकट्ठे होंगे, होगा क्या, हर एक एटम में अपना एक न्यूक्लियस होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे भी तो इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी एटम जो अभी है, सारे इकट्ठे हैं, तो एक एटम को उसके आसपास वाले सारे अफेक्ट करते हैं, तो उसके साइज पे असर डालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पे असर डालते हैं। तो यहां से अगर एक एटम को मैं बाहर निकाल दूं, आइसोलेट कर दूं, दूसरों से बिल्कुल अलग थलग कर दूं, अब जाके उसका न्यूक्लियस अकेला है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ उसके हैं। अब इस पर किसी का बाहर से कोई इन्फ्लुएंस या कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसका अब जो आप साइज मेज़र करोगे, रेडियस मेज़र करोगे, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यहाँ पर अगर हम मेज़र करते हैं जहाँ पर सारे एटम इकट्ठे लगे हैं, वहाँ पर क्या होगा, एक एटम के साइज़ पे आसपास की एटम्स की जो फोर्सेस ऑपरेट करनी है उनका भी असर होगा। तो वहाँ पर अगर आप रेडियस मेज़र करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, और एक एटम को बाहर निकाल के आइसोलेट करके मेज़र करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। इसीलिए ये आइसोलेटेड एटम वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर कोई इंटेलिजेंट टीचर होगा तो वो आपकी इस डेफिनेशन को 0 मार्क्स भी दे सकता है, ओके। तो एक एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है साइंस में। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक साइज के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को रखा है, क्लासीफाई किया हुआ है। तो देखिए हाइड्रोजन सबसे छोटा यहाँ पर एलिमेंट, सबसे लाइट एलिमेंट है, जबकि हीलियम उससे भी छोटा है साइज में अगर देखा जाए, ठीक है। तो देखिए लिथियम, फिर बेरिलियम का साइज थोड़ा छोटा हुआ, बोरॉन थोड़ा और छोटा है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अलोंग द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। और वर्टिकल तब आप चल रहे हैं टॉप से बॉटम में, ग्रुप में जब नीचे आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तब क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि डी ब्लॉक की साइज की जो वेरिएशन है वो थोड़ी टिपिकल होती है और इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। हम सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो एस और पी में अगर आप देखेंगे तो डाउन द ग्रुप साइज हमेशा बढ़ता है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, और अलोंग द पीरियड साइज हमेशा डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, साइज और
रेडियस इंक्रीजेज, इस अपवर्ड एरो को मैं बेसिकली इंक्रीजेज की जगह पे लिखता हूँ, तो साइज और रेडियस इंक्रीजेज along the period, करेक्ट है? नहीं, इंक्रीजेज along the ग्रुप होता है, एंड डिक्रीजेज, डाउनवर्ड एरो मीन्स डिक्रीजेज along the period। अब इसका मैं रीज़न आपको देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप यहीं पर देख लेते हैं, उसको खाली स्पेस बना के देखिए, अब अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एटम की, मान लीजिए हम लिथियम का केस लेते हैं, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s1। उससे नीचे है सोडियम, सोडियम की क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। डिफरेंस इन दोनों में क्या आ रहा है? सोडियम में एक नई शेल इंट्रोड्यूस हुई 3, लिथियम में क्या था? शेल नंबर 2 था, आउटर मोस्ट। हाइड्रोजन की बात करें तो 1s1, उसमें एक ही शेल थी। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, एक नई शेल ऐड होती जाती है, ठीक है? तो फर्स्ट पीरियड का मतलब है यहाँ पर एक शेल है, सेकंड पीरियड का मतलब यहाँ पर एक और शेल ऐड हुई, ठीक है? 2s2p आएगा यहाँ पे। थर्ड का मतलब है इसमें एक और शेल ऐड हुई। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, एक नई शेल ऐड होती है, और नई शेल ऐड होने से ऑब्वियसली साइज तो बढ़ेगा। तो हाइड्रोजन आपका ये न्यूक्लियस है, उसके आसपास एक शेल है। लिथियम का ये न्यूक्लियस है, एक शेल, ये दूसरी शेल। सोडियम में क्या होगा? न्यूक्लियस, फिर एक शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, साइज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी, साइज बढ़ता जाएगा। तो साइज इंक्रीजेज एज न्यू शेल्स आर एडिड। इसीलिए डाउन द ग्रुप नई शेल्स ऐड होती जाती हैं और साइज बढ़ता जाता है। पर अलोंग द पीरियड क्या होता है? हम शेल नई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर आप बेरिलियम, लिथियम देखो तो 2s1 है, बेरिलियम 2s2, बोरोन 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2। मतलब सेकंड शेल में ही हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है? उससे क्या होगा? शेल हम चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब जब आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, उनको बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज करता है, ठीक है? तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं along a period, no new shells are added, ठीक है? बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीज। न्यूट्रॉन्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो शेल वही है, मतलब आपको कमरा तो वही दिया गया है। कमरे में पहले एक आदमी था, अब 2 हो गए, अब 3 हो गए, अब 4 हो गए। अब न्यूक्लियस पे जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, देखिए बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में कितने हैं? बोरॉन का नंबर कितना है? 5। तो उसमें 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं पर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। पर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे, क्योंकि नई शेल ऐड नहीं हो रही, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ज़ोर से खींच पाते हैं, ठीक है? पहले यहाँ पर न्यूक्लियस पे मान लो 4 प्रोटॉन थे, और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब क्या हुआ? एक आगे एलिमेंट एक्स्ट्रा आया, आप आगे गए। अगले वाले में क्या होगा? न्यूक्लियस पे 5 पॉजिटिव चार्ज होगा, 5 प्रोटॉन्स होंगे। तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बैलेंस करने के लिए? 5। तो 1 2 3 4 5। तो शेल नहीं बढ़ रही कोई नहीं। अब ये 5 का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इस साइज को थोड़ा थोड़ा श्रिंक करता जाएगा।
इससे अगले एलिमेंट पे जाएंगे तो न्यूक्लियस पे 6 पॉजिटिव चार्ज होगा और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, तो ये होता है कि जब नई शेल नहीं ऐड होती तो वो न्यूक्लियस का जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं पर फिर भी उनको ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अलोंग द पीरियड साइज श्रिंक करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं आता, आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, एक बार इस ऑर्डर को पढ़ें, आपको 1 या 2 बार रिवाइज करके डेफिनेटली समझ आएगा। और 11th में तो हमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दोबारा से पढ़नी है, तो आपको 100% समझ आए ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको 60 to 70% आइडिया हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट प्रेजेंटली। ठीक है, तो साइज हो गया। अब यहाँ पर ये आप एक पर्टिकुलर चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर के साथ कैसे चेंज होता है। देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हीलियम गए तो डिक्रीज हुआ ना, डिप आया। फिर जैसे ही हीलियम के बाद आप लिथियम पे आए, मतलब आप नए पीरियड में एंटर किए। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। उसका जैसे नए पीरियड में आए, एक नया शेल इंट्रोड्यूस हुआ। नए शेल के इंट्रोड्यूस होने से देखिए सडनली साइज कितना इंक्रीज करते हुआ यहाँ पहुँच गया। फिर आप आगे चलेंगे अलोंग द पीरियड, तो लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन, तो साइज घटता जा रहा है। फिर सडनली नया पीरियड इंट्रोड्यूस हुआ, पीरियड 3 सोडियम, फिर से बढ़ गया। तो आप ये देख सकते हैं जैसे ही नया पीरियड स्टार्ट होता है साइज सडनली बढ़ता है, क्योंकि नई शेल ऐड हो रही है। तो ये ट्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द next property, that is metallic and non-metallic properties. Okay, thank you, have a nice day.